आइए सीधे इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो साउथ एशिया में आज प्रिसिजन स्ट्राइक यानी बिल्कुल सटीक हमले करने की मॉडर्न तकनीकें पुराने डिटरेंस या निवारक ढांचे को पूरी तरह से चकनाचूर कर रही हैं। हमारे सामने मौजूद फैक्ट्स एक ही इशारा कर रहे हैं कि अगला टकराव पहले से कहीं ज्यादा तेज, अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकता है। इस सामरिक एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पिछले संघर्षों से सबक, नया तकनीकी शस्त्राधार, एस्केलेशन की भविष्य की टाइमलाइन, नेवल वॉरफेयर यानी नौसेना युद्ध, कूटनीतिक गतिरोध और अंत में एक क्राइसिस प्लेबुक की जरूरत। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, पिछले संघर्षों से सबक। इन दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच लिमिटेड वॉर या सीमित युद्ध का स्वरूप ऐतिहासिक रूप से कैसे बदला है, ये समझना सबसे जरूरी है। सीमित युद्ध का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि दोनों देश फुल स्केल युद्ध या परमाणु तबाही की सीमा को पार किए बिना ही अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के समय में ये पुरानी धारणाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। इस बदलाव को समझने के लिए बस इन दो परिदृश्यों की तुलना करें। 1999 का कारगिल युद्ध मुख्य रूप से पहाड़ों पर लड़ी गई इन्फेंट्री या पैदल सेना की लड़ाई थी। इसके बिल्कुल उलट ऑपरेशन सिंदूर जैसे भविष्य के काल्पनिक परिदृश्यों में हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ड्रोन स्वार्म और सटीक डीप स्ट्राइक्स देखेंगे। यह टैक्टिकल छलांग अनजाने में ही न्यूक्लियर एस्केलेशन के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। जब सैन्य नेतृत्व की तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि उकसावे की कार्रवाई से विश्व मानचित्र पर अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है, तो यह एक बेहद खतरनाक न्यू नॉर्मल की तरफ इशारा करता है। दरअसल अब दोनों तरफ से कन्वेंशनल स्ट्राइक्स को एक स्वीकार्य जोखिम माना जाने लगा है। हमारा दूसरा भाग है नया तकनीकी शस्त्रागार। मॉडर्न और एडवांस्ड हथियारों की एंट्री किसी भी संभावित टकराव की गति को पूरी तरह से बदल रही है। यहां एयर डिफेंस का पूरा गणित ही बदल चुका है। एक तरफ भारत का शक्तिशाली S-400 मिसाइल सिस्टम और पारंपरिक रडारशील है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास रडार को चकमा देने वाले J-35A स्टेल्थ फाइटर्स और ऑटोनॉमस ड्रोन स्वॉर्म्स हैं। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पुराने एयर डिफेंस पैटर्न्स को पूरी तरह बेअसर कर देते हैं। J-35A जैसे स्टेल्थ फाइटर्स का शामिल होना एक बहुत ही गंभीर प्रीएम्प्टिव डिलेमा या पूर्व हमले की दुविधा पैदा करता है। भारत के सामने ये बहुत बड़ा सामरिक सवाल होगा कि क्या कूटनीतिक हल का इंतजार किया जाए या अपने क्रिटिकल सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए पहले ही हमला कर दिया जाए। 80%। ये आंकड़ा बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 80% हिस्सा सीधे चीन से आता है। इस तरह का चीनी प्रभाव और हार्डवेयर सपोर्ट क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है और वैश्विक कूटनीतिक तटस्थता को लगभग नामुमकिन बना देता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, भविष्य के एस्केलेशन की टाइमलाइन। नई तकनीक के दौर में एक छोटी सी सीमा झड़प इतनी जल्दी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। आइए इसका एक अनुमान लगाते हैं। इस हाइपोथेटिकल टाइमलाइन पर गौर करें। जो तनाव पहले दिन सिर्फ बॉर्डर पर सैन्य जमावड़े से शुरू होता है, वो तीसरे दिन ग्वादर के पास समुद्री हमले में बदल सकता है। 5वें दिन हवाई हमले और 7वें दिन तक बात सिंधु जल संधि जैसे अहम संसाधनों तक पहुंच सकती है। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता। जैसे जैसे प्रिसिशन स्ट्राइक्स देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती हैं, सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक बुनियादी ढांचे के हिट होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। गलत जानकारियों का फैलना और नागरिकों की जान जाना किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे तुरंत बंद कर देता है। भाग 4, नौसेना युद्ध और नाकेबंदी। जमीन और हवा के बाद संघर्ष का समुद्र की ओर बढ़ना एक ऐसा पहलू है जो सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जमीन पर शुरू हुआ एक विवाद इतनी तेजी से समुद्र तक कैसे पहुंच जाता है, खासकर जब 2026 में पाकिस्तानी नौसेना को चीनी पनडुब्बियां मिलने वाली हों, तो नेवल कॉम्बैट भविष्य के किसी भी टकराव का रिस्क प्रोफाइल पूरी तरह बदलकर रख देता है। अगर ग्वादर जैसी जगह पर समुद्री नाकेबंदी होती है, तो ये सिर्फ इन दो देशों का मसला नहीं रहता। इससे तुरंत ग्लोबल शिपिंग रूट्स ठप हो जाएंगे, तेल और ऊर्जा की सप्लाई रुकेगी और इंश्योरेंस की लागत आसमान छूने लगेगी। मजबूरन दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने व्यापार को बचाने के लिए इस संघर्ष में कूदना ही पड़ेगा। 5वां भाग है कूटनीतिक गतिरोध। जब युद्ध छिड़ता है तो उसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयास अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? इस बयान को देखिए।
जब अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से परमाणु युद्ध टालने का पूरा क्रेडिट खुद लेने लगते हैं, तो ऐसी बातें भविष्य की किसी भी न्यूट्रल मीडिएशन को कमजोर कर देती हैं। ऐसे पब्लिक क्लेम से नई दिल्ली में भारी नाराजगी होती है, जिससे कूटनीतिक रुकावटें और भी बढ़ जाती हैं। कूटनीतिक गतिरोध की असली जड़ यही है। भारतीय अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसे सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा मानते हैं। वहीं इसके बिल्कुल उलट पाकिस्तान हमेशा से ऐसे विवादों के अंतर्राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता है। ये एक बुनियादी टकराव है। सटीक और तेज हथियारों पर निर्भरता ने युद्ध की टाइमलाइन को इतना सिकोड़ दिया है कि भविष्य के संकटों में अंतर्राष्ट्रीय डी-एस्केलेशन के लिए शायद समय ही न बचे। सैन्य तकनीक अब कूटनीति की रफ्तार से कहीं आगे निकल चुकी है। और हमारा आखिरी भाग, एक एकीकृत संकट प्लेबुक। सवाल यह है कि इस विनाशकारी चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। इसका सीधा सा जवाब है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को पहली गोली चलने से बहुत पहले ही एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। जब पब्लिक डिप्लोमेसी काम न करे, तो अनजाने में होने वाले बड़े युद्ध को रोकने के लिए तेज डिसीजन प्रोटोकॉल्स और बिल्कुल शांत अनौपचारिक बैक चैनल कम्युनिकेशंस का होना सबसे अहम है। लेकिन ग्लोबल पावर्स के लिए न्यूट्रल रहना इतना आसान नहीं है। जब चीन जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी रियल टाइम इंटेलिजेंस और हथियार सप्लाई करते हैं और अमेरिका भारत के साथ इंडो पैसिफिक संबंधों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो निष्पक्ष मध्यस्थ बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अंत में हमें इस सबसे बड़े सवाल पर विचार करना होगा, जब सैन्य तकनीक कूटनीति से तेज दौड़ने लगे, तो क्या दशकों पुराने पारंपरिक परमाणु निवारक नियम अगले दक्षिण एशियाई संकट को रोक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें समय रहते खोजना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।